देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर प्रतिष्ठित दून स्कूल के अंदर मजार बनाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 ने ही स्कूल के अंदर मजार होने का खुलासा किया था और अब बड़ी खबर यह है कि स्मार्ट सिटी प्रशासन ने दून स्कूल को लेकर लेटर भी भेजा है और पूरे मामले को ठेकेदार पर डाल दिया है। ये लेटर न्यूज़ 18 के पास भी है। स्मार्ट सिटी प्रशासन ने पूरा ठीकरा ठेकेदार के सिर पर फोड़ दिया और दून स्कूल प्रशासन को भेजे पत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के सहायक परियोजना प्रबंधक ने लिखा है कि हमने ठेकेदार को बाउंड्री के रिपेयरिंग का काम सौंपा था, लेकिन उसने बिना बताए मजार का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। परियोजना प्रबंधक ने लिखा है कि स्कूल मैनेजमेंट ने इसकी सूचना देने के बाद में हमने तत्काल मजार को नष्ट कर दिया और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। परियोजना प्रबंधक ने इस घटना पर खेद जताया है। कोटद्वार में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोटद्वार के बोक्सा जनजाति के लोगों को वर्चुअली संबोधित किया और हल्दूखाता में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में बोक्सा जनजाति के लोग पहुंचे। इस दौरान देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में जुड़े और प्रधानमंत्री को सुनकर बोक्सा जनजाति के लोगों ने खुशी जाहिर की। राज्य स्थापना दिवस पर धर्मगुरु विधायक विनोद चमोली को प्रोटोकॉल के मुताबिक सिटिंग अरेंजमेंट नहीं मिल पाने का मुद्दा मुख्यमंत्री दरबार में पहुंच गया। अब एक बार फिर से जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल के संबंध में नई एसओपी जारी कर सकती है सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चीफ सेक्रेटरी को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को धर्मपुर से विनोद चमोली ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी और चमोली ने सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की गरिमा के मुताबिक आमंत्रित करने, उनके प्रतिभाग करने के साथ ही बैठने के क्रम की व्यवस्था सहित प्रोटोकॉल के संबंध में एसओपी जारी किए जाने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। अब बात करते हैं केदारनाथ में हो रहे उपचुनाव की। तो केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस प्रचार के अंतिम दौर को पूरी ताकत के साथ में भुनाना चाहती है। मंदाकिनी, काली और साथ ही मधुगंगा घाटी के वोटर्स के मुद्दे भी अलग अलग हैं। न्यूज़ 18 ने ऐसे कुछ वोटर्स की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 90,000 वोटर्स वाली केदारनाथ सीट केदार धाम की वजह से प्रसिद्ध है। जब 6 महीने केदारनाथ यात्रा चलती है तो केदार घाटी में रौनक देखते बनती है। जब केदार धाम के कपाट सर्दियों में बंद होते हैं, उखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान केदार की डोली विश्राम करती है। स्थानिक कारोबारी के लिए सर्दियां भी उम्मीद लेकर आती हैं। बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं, लेकिन औसत संख्या में श्रद्धालु लगातार यहाँ आते रहते हैं। व्यापारियों का मानना है कि चुनाव के बाद जो विधायक चुनकर आए, वो सर्दियों की यात्रा को भव्य रूप देने की ओर प्रयास करे। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो केदारनाथ की यात्रा का जो मुद्दा है कि यहाँ पे मतलब यात्रा ज्यादा से ज्यादा बढ़े ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ का मतलब जितने भी लोग बेरोजगार हैं, सारे यात्रा व्यवसाय से ही जुड़े हुए हैं और सबकी आय का स्रोत ही यही है। अगर यहाँ पे यात्रा बढ़िया चलती है तो वही सरकार जो है अच्छी मानी जाएगी। केदारनाथ विधानसभा 2 ब्लॉक अगस्त मुनि और उखी मठ के बीच फैली हुई है। 2013 की आपदा में अगस्त मुनि और आसपास के इलाके में खासा नुकसान हुआ था और उसके अंश अभी भी दिखते हैं। ये है विजयनगर। ये केदारनाथ विधानसभा का एक मुख्य पड़ाव है। 2013 में जो आपदा आई थी, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं मंदाकिनी नदी है और इस नदी का प्रवाह इतना तेज था कि आसपास के मकान कई बह गए थे। बहुत नुकसान इस क्षेत्र का हुआ था। उसके बाद से दोबारा रिकंस्ट्रक्शन के कामों में सुरक्षा दीवारें बनाई गई और इस तरीके के काम हुए। लोगों की अभी भी यहाँ शिकायतें हैं, उनके अभी भी मुद्दे हैं कि इसको पूरी तरह से डेवलप किया जाना बाकी है। केदारनाथ विधानसभा देखिए एक छोटी विधानसभा है, करीबन 90,000 यहाँ वोटर हैं। 2 ब्लॉक आते हैं, अगस्त मुनि और उखी मठ। ये क्षेत्र अगस्त मुनि ब्लॉक में पड़ता है और सामने पहाड़ में अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे से गांव हैं जहां लोग रहते हैं। ये विधानसभा में हर पॉकेट के अपने मुद्दे अलग हैं और यहाँ का मुद्दा ये है कि रिकंस्ट्रक्शन के कामों का फायदा मिला है और मिलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुधरना चाहिए।
लोगों की शिकायत है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम होना चाहिए था उस पर लगातार फोकस किए जाने की जरूरत है। वहीं आसपास के गांव में रहने वाली महिलाएं कहती हैं कि युवा बच्चों के लिए रोजगार उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मेनली जो है हमारी एक ही जो है ज्यादा दिक्कत है सड़क की। ये सड़क जो है 2013 की आपदा के बाद कभी भी ये दोबारा नहीं बन पाई है। ये जबकि जो है अमूमन सड़कों का ये है कि 5 साल में उनका ब्लैक टॉप होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। नौकरी चाहिए तो नौकरी चाहिए तो कहते तो सब चाहिए, पर फिर बाद में तो भूल जाते हैं। क्या करें, अपना साथ लेने के लिए तो सब कुछ कहते हैं। आमने सामने के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को अंदाजा है कि हर मुद्दे और हर पॉकेट पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, लिहाजा इनके रणनीतिकार अपने चुनावी नजरिए से महत्वपूर्ण इलाकों पर फोकस कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अगस्त मुनि से अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट। केदारनाथ तो चुनाव में प्रचार कर रहे गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा है कि हम काम करने वाले हैं और कांग्रेस के लोग अफवाह फैला रहे हैं और देवभूमि में पर्यटन और तीर्थाटन बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। न्यूज 18 ने अनिल बलूनी से केदारनाथ चुनाव पर एक्सक्लूसिव बातचीत की। केदारनाथ उपचुनाव में महज कुछ दिन रह गए हैं। आखिरी चरण के चुनाव में प्रचार जोरदार का है। बीजेपी के बहुत सीनियर नेता हैं अनिल बलूनी, आज वो यहाँ पर पूरी कंस्टिट्युएंसी में उखी मटके बजा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। बलूनी साहब, आप 2-3 दिन से लगातार कंस्टिट्युएंसी में हैं, केदारनाथ उपचुनाव हो रहा है, क्या फील मिल रहा है? देखिए, केदारनाथ विधानसभा में जो पूरा माहौल है और जो सब लोगों से बातचीत है, जो सब लोगों से फीडबैक मिला है, उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही कंफर्टेबल विक्ट्री के साथ जाने वाली है। बहुत ही आसानी के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और आप ये केदारनाथ में जितने भी लोगों से मिलेंगे, उन सब लोगों से जैसे इतिहास पूछेंगे कि पिछले 10 वर्षों के अंदर यात्रा कहां से कहां तक पहुंची, तो बहुत साफ हो जाएगा कि यात्रा कहां थी और आज कहां है। हर आदमी जानता है कि मोदी जी ने इस यात्रा को यहां तक लाने के लिए कितने प्रयास किए। भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार के समय में यात्रा बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। हम आने वाले समय में हमने यात्रा के लिए कुछ तैयारियां की है। मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं। हमारे जो वहाँ टेंट वाले साथी हमारे वहाँ हैं, हमारे खच्चर वाले साथी हैं, जो हमारे वहाँ व्यवसाय करने वाले साथी हैं, पहले वहाँ अभी तक 1-1 साल का परमिट सबको मिलता है। हमने तैयारी की है कि उनको 3 या 5 साल का परमिट हम लोग देंगे अगले साल से। हमने ये तैयारी की है कि उनको कुछ दिन पहले जाने की परमिशन मिलती है, अब से हम उनको 1 महीने पहले से जाने की परमिशन देंगे, जिससे कि वो अपने वहाँ व्यवसाय की पूरी तैयारी कर लें। हम चाहते हैं कि हमारी यात्रा से प्रत्येक व्यक्ति जुड़े और उसकी आर्थिकी को मजबूत हो। आपने भी यात्रा की बात करी, यात्रा वास्तव में यहाँ के आर्थिकी का बड़ा स्रोत है, लेकिन ये मैसेजिंग क्यों है यहाँ जनता में कि भाई यात्रा यहाँ से खिसक गई, यहाँ से खिसका दी, मैनेज नहीं हो पाई, कुमाऊं चली गई? देखिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं और ये आप भी स्वीकार करेंगे कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो अफवाह फैलाने में सक्षम है। इस तरह का एक माहौल जरूर बनाया गया है, लेकिन केदारनाथ विधानसभा के सभी लोग समझदार लोग हैं। आजकल हर व्यक्ति समझदार है। कोई भी आदमी गूगल करके देख सकता है कि आज से 10 साल पहले कितने यात्री आते थे, आज कितने यात्री आते हैं। हर कोई देख सकता है कि यात्रा को कहां से कहां तक हमने बढ़ाया है। और मैंने जो कहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले समय में हर व्यक्ति को हम 5 साल का परमिट करने जा रहे हैं 1 साल से। हम अपने जो लोग हैं उनको वहाँ समय से रोजगार मिले, समय से सबको वहाँ लाभ हो, उसकी आर्थिकी मजबूत सबल हो, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ विजिट करते रहे हैं केदारनाथ में, पीएमओ को भी नजर रहती है और आपने भी कहा कि बहुत कुछ योजनाएं आ रही हैं। इसको जनता तक किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है, उनको उनके जहन में आए और वो उस हिसाब से वोटिंग करे, कैसे पहुंचाया जा रहा है? देखिए, मैं एक बात तो आपको बहुत स्पष्टता के बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और हमने मोदी जी के कामकाज से जो हमने सीखा है, हम काम को वोट के साथ नहीं जोड़ते। हम जो काम कर रहे हैं वो किसी तरह से वोट पाने के लिए वो नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ केदारनाथ विधानसभा में, हमारे पहाड़ों में पर्यटन और तीर्थाटन ये रोजगारी का बहुत बड़ा साधन है। इसको और मजबूत करना है, इसको प्रत्येक व्यक्ति के साथ जोड़ना है। इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप मान के चलेगा, अगली बार की यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होगी। लोगों को 2 गुना करने की यात्रा को हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में पूरे पहाड़ में इस यात्रा को आपको गूंज भी दिखेगी कि हमने किस प्रकार से उसको और अच्छा किया, सरल किया। लोगों को रोजगार उन्मुख करेंगे, लोगों को रोजगार मिले उसके लिए हम प्रेरित करेंगे
और अगर कहीं पर हमको लगेगा कि हमें अपनी सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से उसके लिए व्यवसायों को बढ़ाने के लिए कोई ऋण की व्यवस्था भी अलग से करनी है, उसको भी हम लोग करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के सीनियर नेता, पौड़ी से सांसद हैं अनिल बलूनी। उनका साफ कहना है कि यहाँ पर यात्रा सरकार के मुख्य फोकस में है, केंद्र के भी फोकस में है और उसमें सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज 18 ऊखीमठ। केदारनाथ में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहां अगस्त्यमुनि इलाके में प्रचार के लिए पहुंचे और यहां के लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। हरीश रावत ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक ठेली पर चाट भी बनाई और हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस केदारनाथ सीट जीतने जा रही है और इसका बड़ा मैसेज पूरे राज्य में जाएगा। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कैंपेन का आखिरी दौर है। हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। वो पहले भी बीच में कैंपेन करके गए हैं, आखिरी चरण में आए। रावत साहब, आपको क्या यहाँ का सेंटीमेंट मिला है, क्या फील मिली है? लोग इस समय राज्य सरकार को दंडित करना चाहते हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने यात्रा का जिस तरीके से संचालन किया, उससे लोग ये महसूस करते हैं कि हम दंडित हुए, हमारे पेट पर लात पड़ी। और अब ये बद्रीनाथ में भी ये सेंटिमेंट था, यही सेंटिमेंट केदारनाथ में भी है, क्योंकि यात्रा को बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से संचालित किया गया और उससे जो यहाँ के आमदनी का मुख्य स्रोत था उस पर लात पड़ी, लोग ये महसूस करते हैं, तो इसलिए लोग दंडित करना। वोटरों से हमने बात करी, ये निकला ये मिसकंसेप्शन ही टाइप का यहाँ लोगों के बीच में है कि भाई यहाँ पे यात्रा हुई और वो डाइवर्ट हो गई, कुमाऊं की तरफ चली गई, कैंची से हम यार क्यों चले गई। ये तो मिसकंसेप्शन है। देखिए, ये चीजें तब खड़ी होती हैं जब आप के प्रबंधन में कुछ बुनियादी त्रुटियां होती, जब आप जो जिसका न्यायपूर्ण हक है वो हक नहीं दे पाते हो, तो ये सवाल उठते हैं, ये बातें उठती हैं। तो ये राज्य सरकार के प्रति ये गुस्सा है लोगों में। केदारनाथ का जो उपचुनाव हो रहा है, बीजेपी के लिए बड़ा प्रतिष्ठा का चुनाव है और कांग्रेस ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया है। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस आपकी नजर में क्या है इस चुनाव की? देखिए, ये एक अलग इशू है, क्योंकि पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भाजपा के लिए नहीं है मगर कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस को एक विधायक मिलने का अर्थ है 2027 तक विपक्ष के रूप में एक अतिरिक्त ऊर्जा मिलना, अतिरिक्त संजीवनी मिलना। तो कांग्रेस के लिए तो राजनीतिक महत्व है, भाजपा के लिए कोई राजनीतिक महत्व नहीं है, क्योंकि जो है उनके सरकार पे तो कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। तो इसलिए कांग्रेस पूरे ताकत लगा करके लड़ रही है और भाजपा में कुछ आंतरिक झगड़े दिखाई दे रहे हैं जो नॉर्मली नहीं दिखाई देते थे, आपके हैं वो झगड़े हैं। बीजेपी के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं वो बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि भाई यहाँ के रिकंस्ट्रक्शन में मोदी जी का बहुत रोल रहा है, प्रधानमंत्री ने खुद मॉनिटरिंग करी है और वो आते भी रहे हैं, लोगों का उनके प्रति एक सम्मान का भी भाव है, इसलिए सीट उनके पास जाएगी। देखिए, मोदी जी चुनाव में नहीं और न मोदी जी की सरकार पर कोई असर पड़ना है। और फिर दूसरी बात यह है, कांग्रेस के बाद भी बताने को बहुत कुछ है। तो ये तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिनका कहना है कि कांग्रेस के लिए भी ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल है, अगर कांग्रेस जीतती है तो उनकी एक सीट पे इजाफा होगा, जिसका एक बड़ा मैसेज जाएगा। कैमरामैन संदीप के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज 18 अगस्त्यमुनि। केदारनाथ में वोटिंग से पहले सोना चोरी पर सियासत गर्मा गई है। मौजूदा और पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष के बीच में जुबानी हमले तेज हैं। अजेंद्र अजय ने गणेश गोदियाल के मानसिक संतुलन को गड़बड़ बताया, तो वहीं गोदियाल ने अजेंद्र अजय को केदारनाथ में बीजेपी का विभीषण बता दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ की जनता को सच बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ना कोई शिला दिल्ली गई, ना सोना चोरी हुआ। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने चुनाव के बीच विपक्ष को हमले का बड़ा मौका दे दिया। सोना चोरी के मुद्दे पर अजेंद्र अजय ने पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर विवादित बयान दे डाला। गोदियाल को झूठा बताते हुए अजेंद्र अजय ने मानसिक संतुलन खराब होने तक की बात कह दी।
और पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल की बातों को नाटक बता दिया। वो लगातार विधानसभा के चुनाव हारते रहे, लोकसभा के चुनाव भी वो हारे हैं। कांग्रेस ने उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी पदच्युत किया। तो मुझे लगता है कि वो इन सब कारणों से कुछ मानसिक रूप से परेशान है और वो झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा करके दुष्प्रचार अभियान चला करके जो कांग्रेस नेतृत्व है उसके सामने अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। राजनीति में बयान और उसकी टाइमिंग का बड़ा खेल होता है और अजेंद्र अजय ने हमला ऐसे वक्त पर किया कि विपक्ष को पलटवार करने का मौका मिल गया। मानसिक संतुलन का फैसला गणेश गोदियाल ने जनता पर छोड़ दिया और पलटवार करते हुए अजेंद्र अजय को केदारनाथ में बीजेपी का विभीषण बता दिया। और गणेश गोदियाल चुनाव हार गया तो ऐसा नहीं है कि आपके कहने से गणेश गोदियाल का संतुलन मानसिक अगर खराब हो गया तो जनता ये समझ ले कि मानसिक संतुलन खराब हो गया। जनता ये चीज जानती है कि वो व्यक्ति कौन है जिसने बद्रीनाथ मंदिर समिति, केदारनाथ मंदिर समिति में रहते हुए सोने को पीतल में तब्दील कर दिया। वो कौन है ये अच्छी तरह से जनता जानती है। आप विभीषण कितने ही भक्त क्यों न रहे हों, लेकिन कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता। इसलिए आप इस केदार खंड के विभीषण हैं और ऐसे विभीषणों को लोग अच्छी तरह से जानती है। केदारनाथ में जैसे जैसे प्रचार खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, माहौल गर्माता जा रहा है। लेकिन जहां सोना चोरी और दिल्ली के केदार मंदिर पर बीजेपी जनता को हर मंच से सफाई दे रही है, वहीं बीजेपी नेता अजेंद्र अजय की तरफ से दिया गया मानसिक संतुलन वाला बयान विपक्ष के लिए मौका बन गया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड बीजेपी को अगले साल फरवरी में नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इसको लेकर चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं कि बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। क्या बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को ही एक्सटेंशन दिया जाएगा या फिर उनकी जगह पर नए चेहरों को संगठन की कमान सौंपी जाएगी? रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बीजेपी में इन दिनों संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव प्रक्रिया के तीसरे चरण में शुक्रवार से बूथ कमेटियों के गठन की शुरुआत की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शुक्रवार को अपने गांव ब्राह्मण ठाला के अपने बूथ पर बूथ कमेटी का गठन कर इसकी शुरुआत की। बीजेपी प्रदेश में मौजूद 1100 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर 12 सदस्यीय बूथ कमेटियों का गठन कर रही है। विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों को 20 नवंबर तक ज्यादा से ज्यादा बूथों पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बाद मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के चुनावों की तारीख की घोषणा की जाएगी। जिन मंडलों में 50% बूथों का विधिवत चुनाव होगा, उसका मंडल अध्यक्ष का चुनाव होगा और मंडलों के अंदर 50%, जनपद के अंदर 50% मंडलों के संगठित चुनाव के बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा और 50% अधिक जिलों के चुनाव के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। और मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड के अंदर हम 100% चुनाव बूथ से लेकर मंडल जिले का करेंगे। माना जा रहा है कि मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के चुनावों के बाद अगले साल फरवरी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। नया अध्यक्ष कौन बनेगा, इसके लिए बीजेपी के अंदर सियासत तेज हो गई है। दावेदारों में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार और पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला का नाम भी चर्चाओं में है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के लॉबिंग तो नहीं चलती हमारे यहाँ। सबकी कार्यकर्ता है कि इसका नंबर आ जाए, किसको संगठन की वर्तमान परिस्थिति में कौन अध्यक्ष बन सकता है, जिम्मेदारी के साथ कौन पार्टी को आगे ले जा सकता है, पार्टी का विस्तार कर सकता है, उसका पार्टी के अंदर में सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो फिर उनकी सर्वसम्मति से कोई अध्यक्ष हमारा आ जाएगा। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को एक और सेवा विस्तार भी मिल सकता है। महेंद्र भट्ट के खाते में विपक्ष के कई प्रभावशाली नेताओं को पार्टी में शामिल करने, 2022 के विधानसभा चुनाव और हरिद्वार पंचायत चुनाव में मिली जीत के साथ ही उनके कार्यकाल में संगठन और सरकार के बीच बने बेहतर तालमेल को भी सेवा विस्तार की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन आज भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और पहले दिन इस जोन में जाने वाले सैलानियों पर बाघ का रोमांच सिर चढ़कर बोल रहा है। रिपोर्ट में देखिए।
कॉर्बेट नेशनल पार्क अब पूरी तरह से पर्यटकों से गुलजार हो गया है। यहाँ का ढिकाला जोन शुक्रवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। पहले ही दिन यहाँ पहुँचे पर्यटकों में बाघ को देखने का रोमांच भी दिखा। और कुछ और दिख गया, एलिफेंट्स, डियर, बट मेनली टाइगर के लिए। हमारे साथ 5-6 बच्चे हैं, बहुत बड़ा ट्रूप है 17 लोगों का, तो सक्सेस तो तभी होगा जब टाइगर दिखेगा। बहुत बढ़िया है और काफी ब्यूटीफुल है और उत्तराखंड में सफाई बहुत अच्छी है। हम बाकी जगहों पे भी जाते रहते हैं, उनके मुकाबले में हमें यहाँ सफाई बहुत अच्छी लगी है। तो सीरियसली यहाँ के लोगों ने, गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज ने, सबने बहुत अच्छा काम कर रखा है। बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं कि उनको यहाँ पे शेर देखने को मिलेगा जो उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है अभी तक। पर्यटकों में लोकप्रिय ढिकाला जोन दिसंबर तक के लिए ऑनलाइन फुल हो चुका है, जिससे कॉर्बेट प्रशासन भी उत्साहित है। वो वन्य जीव संरक्षण का संदेश जो है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से, जो जहाँ पर बाघों की सबसे ज्यादा संख्या है, सबसे ज्यादा घनत्व है, यहाँ से उसको पूरे देश के कोने कोने में और पूरे संसार के कोने कोने में इस संदेश को लेके जाते हैं। वनराज की दहाड़ और गजराज की चिंगाड़ के लिए मशहूर कॉर्बेट में अब पूरे सीजन बाघ को देखने का रोमांच पर्यटकों पर छाया रहेगा। उम्मीद है कि यहाँ आने वाले सैलानी वन्य जीव संरक्षण का संदेश भी अपने साथ लेकर जाएं। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। जंगल सफारी के लिए मशहूर राजाजी टाइगर रिजर्व आज से सैलानियों के लिए खोल दिया गया। वार्षिक बंदी के बाद में राजाजी टाइगर रिजर्व की सभी रेंजों के गेट आज सुबह खोले गए और पार्क प्रशासन ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर मोतीचूर और चीला रेंज के गेट खोले। आज से सैलानी जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे और जंगल में हाथी, गुलदार, चीतल और साथ ही सांभर जैसे वन्य जीवों का दीदार भी कर सकेंगे। आपको बता दें कि मानसून सीजन के चलते 15 जून से 14 नवंबर तक राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट बंद कर दिए जाते हैं। इस बार हमने जो है पर्यटक सीजन को लेकर खास तैयारियां की हैं। हमारे सारे पर्यटक गेटों पे जो जितने भी हमारे पर्यटक मार्ग हैं उनका बढ़िया ढंग से रखरखाव किया गया है और जो भी पर्यटन संबंधी जो दिशा निर्देश हैं सभी जिप्सी चालकों को दिए गए हैं। उनकी इस बार विशेष रूप से ट्रेनिंग भी करवाई गई है।